मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार अड्डा 24/7 चैनल पर। तो आज चलिए टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं भैया क्या कि समास को कैसे पहचाना जाता है, समास को कैसे देखा जाता है और समास कैसे हमें पढ़ने होते हैं। तो आज इसी पर ही हम वार्तालाप करने वाले हैं, आज इसी पर ही हम थोड़ा सा समझने वाले हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो समास की छोटी छोटी ट्रिक्स होती है बच्चा, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं ना कि समास को हम कैसे समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं आपको बताऊं, एक बार उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो और उसके बाद उससे रिलेटेड कम से कम 50-60 क्वेश्चन उसी दिन लगाओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको यकीन बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, यकीनन आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये तो अब मुझे तैयार हो गया है, क्वेश्चंस मुझे अब लग रहे हैं। तो वो कुछ पहचान होती है, उनकी कुछ ट्रिक्स होती है। चलिए इस पर वार्तालाप थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि समास का, शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, समास जो है बच्चा, समास का यदि आपसे कोई पूछे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आपको जानना होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, दूसरी चीज यदि आपसे पूछ लिया जाए कि समास का विलोम क्या होता है तो समास का विलोम होता है क्या भाई, व्यास। ठीक है, अब आपको जानना होगा कि समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास किसे कहा जाता है। तो जब समास का विस्तृत रूप होता है तो उसको संकुचित कर दिया जाए, ठीक है, कम अक्षरों में परिवर्तित कर दिया जाए, तब उसे हम समास कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, जब पहले शब्दों के फैले या विस्तृत रूप को संक्षेपित कर दिया जाए उसे समास कहा जाता है। जब वाक्य में विस्तृत शब्दों को संकुचित कर दिया जाए या संक्षेपण कर दिया जाए, शब्दों का संक्षेपण कर दिया जाए, उसे समास कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, इसका विलोम हो गया और इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब जानते हैं कि समास के अंग क्या होते हैं। देखिए ट्रिक्स पर भी आएंगे, उसके अंग जानोगे तभी ट्रिक्स काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास के अंग, जो कि 4 भागों में बांटे गए हैं। समास के क्या होते हैं, अंग होते हैं, जिनको हमने 4 भागों में बांट दिया है। एक हो जाता है आपका पूर्व पद, दूसरा हो जाता है उत्तर पद, तीसरा हो जाता है हमारा सामासिक पद और चौथा हो जाता है हमारा सामासिक विग्रह। ठीक है, अब ये पूर्व पद मतलब क्या होता है बच्चा, पहला शब्द, इसका मतलब क्या होता है, पहला शब्द। उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द। ये तो इसके अंग के नाम हो गए। मैं एक ही शब्द में इसकी सारी पहचान आपको बता दूंगी, एक ही शब्द में हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से ही ये चारों पहचान करना आपको बता देती हूँ। देखिए कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया राजपुत्र। ठीक है, अब जरा देखो, ये मैंने एक शब्द लिखा राजपुत्र, तो इसमें जो पहला वाला पद है राज, ठीक है, जो पहला वाला शब्द है इसको हम बोलते हैं पूर्व पद। इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चा, पूर्व पद, मतलब पहला पद। ठीक है, इस पुत्र को बोला जाता है दूसरा पद, जिसको हम बोलते हैं उत्तर, बाद में आता है इसलिए उत्तर पद। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दूसरा पद, और इसे कहते हैं पहला पद। ठीक है, और जब आ जाता है कि इस पूरे शब्द को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो पूरा शब्द लिखा होता है इसको कहा जाता है सामासिक पद। क्या कहा जाता है बच्चा, सामासिक पद कहा जाता है। और जब मैं इसी शब्द को फैला कर लिख देती हूँ, विस्तृत करके लिख देती हूँ, तो इसका अर्थ, मतलब इसका जो रूप आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा राजा का पुत्र।
ठीक है, जब मैंने इसको फैला कर लिख दिया, विस्तृत करके लिख दिया, तो इसी को कहा जाता है सामासिक विग्रह। क्या कहा जाता है? सामासिक विग्रह। विग्रह मतलब होता है फैलाना, ठीक है, उसको फैलाकर लिख देना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे इसी शब्द के माध्यम से कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है और सामासिक विग्रह क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा, समास के जो भेद हैं वो मुख्यतः 6 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। पहले नंबर पर आता है, अच्छा जो मैं नंबर लिखूं ना बच्चा, अब ये इसकी ट्रिक भी है, यहीं से मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दे रही हूँ। ठीक है, यही इसकी ट्रिक भी है। अभी ये एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, एक ट्रिक है, और भी इसके कई रूप होते हैं। जब हम इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट को ही इतना अच्छे से बता देती हूँ कि वही ट्रिक बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ समास का क्या है, पहले नंबर पर इसको रखना अव्ययीभाव समास, दूसरे नंबर पर आता है तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर आता है आपका द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास, और चौथे नंबर पर आता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब जरा देखिए बच्चा, जब मैंने इसे लिखा, इस तत्पुरुष को ही 2 भागों में और बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसका नाम रखा गया कर्मधारय समास। क्या नाम रखा गया? कर्मधारय समास। और इसका नाम क्या रखा गया? द्विगुण समास। तो इस प्रकार से समास के ये 6 भेद हो जाते हैं। अब मैंने इसको इस नंबर से लिखने से याद करने को क्यों कहा आपको कि ऐसा ही लिखो और ऐसा ही याद करो, क्योंकि यहाँ से आप पद प्रधानता याद रख पाएंगे। एक पहचान होती है पद प्रधानता की, तो यहाँ से आप पहचान पाएंगे कि जो अव्ययीभाव समास होता है उसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, जो तत्पुरुष समास होता है उसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास का कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैडम फिर ये जो कर्मधारय और द्विगु है, जब तत्पुरुष के ही ये 2 भेद हो जाते हैं तो इनका भी क्या होता है? दूसरा ही पद प्रधान होता है। लेकिन कभी कभी हमें इसमें अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं, कभी उसका पहला भी हो जाता है, कभी दूसरा, लेकिन अधिकतर इनको यही कहा जाता है कि ये दूसरे पद प्रधान होते हैं। अच्छा, सवाल जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो पद प्रधानता को लेकर केवल 4 समास से पूछता है, एक अव्ययीभाव से, एक तत्पुरुष से, एक द्वंद्व से और एक बहुव्रीहि पे। अब बात कर लेते हैं पेपर में सवाल कौन कौन से पूछता है। या तो पूछेगा पद प्रधानता को लेकर, ठीक है, कि बताओ इसमें कौन पद प्रधान है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सा समास है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा समास है। तीसरा वो आपसे दे देगा समास का नाम दे देगा और उसके 4 विकल्प दे देगा। समास के नाम दे देगा और फिर उसके 4 विकल्प दे देगा, उनमें से उस समास का आपको विकल्प वाला शब्द चुनना होगा। तो इस तरह से, और एक चौथा भी, इसमें कौन सा समास, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा मान लो कि तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। या फिर वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें द्विगु समास नहीं है। तो इस तरह से 4 प्रकार के सवाल बन जाते हैं हमारे पेपर में। तो पहले वाले ट्रिक से तो आप पद प्रधानता याद रख पाएंगे कि अव्ययीभाव का पहला पद होता है, दूसरा पद तत्पुरुष का होता है, तीसरा द्वंद्व का, दोनों होते हैं, और बहुव्रीहि का कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इस पे हम ये बात कर लेते हैं, या इसको ये याद कर लेते हैं इसके अंदर कि जो हम अव्ययीभाव समास है या फिर अच्छा पद प्रधानता होती क्या है, छोटा सा ये भी समझ लेते हैं। पद प्रधानता मतलब होती है बच्चा कि उस पूरे शब्द में किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिस कारण से उस शब्द का हम नाम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर रसोई घर लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा रसोई घर। अब आप मुझे बताइए बच्चा, अब इसको पद प्रधानता समझनी ना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाम लेते ही अगर आपने रसोई घर का नाम लिया तो आपको क्या आंख बंद करने पर दिखाई दे रहा है? ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा घर दिखाई देगा, आपको पूरे घर में आपका किचन दिखाई दे रहा होगा, है ना, किचन जहाँ पे बर्तन, खाना पकाने का सामान सब कुछ रखा होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? घर की रसोई, सीधी बात है, रसोई है। अब मुझे नहीं पता इसमें प्रधानता किसकी है, और मुझे पहचानने को दे दिया कि बताओ इसमें पद प्रधानता किसकी है और इसमें कौन सा समास है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने आंख बंद करा, रसोई की प्रधानता है,
ठीक है, तो मैं इसका सामासिक विग्रह करूंगी, इसे फैलाकर लिखूंगी। और इसको फैलाकर मतलब इस सब इसका विग्रह किया जाता है। अधिकतर बच्चे इसका विग्रह जो है वो गलत कर देते हैं। वो ये करते हैं, रसोई के लिए घर। अब आप मुझे बताइए कि आपके माता पिता इतना पैसा इकट्ठा करके घर जो है अपना सिर्फ रसोई के लिए बना रहे हैं? नहीं ना। वो जो घर है, घर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए रसोई चाहिए, तो घर के लिए रसोई बनाई जाती है, ना कि रसोई के लिए घर। तो मैं इसका समासक वगैरह क्या करूंगी, क्या कि भैया घर के लिए रसोई, ठीक है। और मुझे आंख बंद करने पर दिखाई भी क्या दे रही है, रसोई। तो ये कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पर। दूसरा पद प्रधान किसका होता है, तत्पुरुष का। तो मैंने तुरंत आंसर टिक कर दिया कि यह तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, ये क्या है, तत्पुरुष समास का भेद है। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा दिन। अब इस दिन की कोई खासियत है, कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार का दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कोई भी दिन हो सकता है ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ इस दिन के आगे मैंने एक शब्द लिख दिया प्रति। अब इस दिन की औकात ही बदल गई, एकदम बदल दिया इसने अपना रूप। दिन मतलब हर एक दिन। तो इसको इंपॉर्टेंस किसने आकर दी, पहले शब्द ने। किसने आकर दी, पहले शब्द ने आकर दी। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पहले पद की प्रधानता है ना। और प्रति है भी क्या, प्रति है भी क्या बच्चा, प्रति एक उपसर्ग है। ठीक है, और इस आधार पर यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल एक और समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया माता पिता। चलो माता पिता तो इजी है, मैं यहाँ ले लेती हूँ देवासुर। ठीक है, अब मैं इस शब्द को तोड़ूं, इसमें संधि हो रखी है, देव धन असुर। तो देव या असुर, अब बताओ क्या है, ये एक दूसरे के क्या हैं, देव और असुर दोनों की इंपॉर्टेंस है। अगर देव ना हो तो असुर जो है उनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, और असुर नहीं है तो देवता किस काम के, है ना। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी जब द्वंद्व का भी मैं आपको मतलब समझाऊंगी, द्वंद्व मतलब ही होता है लड़ाई, तो लड़ाई मतलब एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों की इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है, देव की भी और असुर की भी। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया दिन रात। ठीक है, अब बताओ दिन और रात दोनों की इंपॉर्टेंस है। अगर दिन ना हो तो रात का क्या करेंगे, मतलब जिंदगी भर सोते ही रहेंगे क्या, या जिंदगी भर जगते ही रहेंगे। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है, दिन की भी और रात की। तो दिन और रात में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, ये तो आपने छोटे तौर पे देखा। जब हम इसको और डिटेल से कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो आपको, मैंने तभी तो कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। समास बहुत इजी होती है। जो बच्चे डर रहे होते हैं कि मैम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं और कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं इसकी कुछ आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, ट्रिक पहले नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान, ट्रिक मतलब क्या है, पहचान की ट्रिक है। ठीक है, कैसे पहचान सकते हो आप अव्ययी भाव, कैसे पहचानोगे कि आपको या तो पहले पद की प्रधानता मिलेगी। ठीक है, किसी शब्द में क्या मिलेगी, पहले पद की प्रधानता मिलेगी, या फिर क्या मिल जाएगा आपको, शब्द का रिपीटेशन मिल जाएगा। शब्दों का क्या मिल जाएगा कि आवृत्ति मिल जाएगी। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, क्या मिल जाएगी, रिपीटेशन मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिनों दिन, हाथों हाथ, कानों कान। अब इसमें से किसी एक को तोड़ दो। मैंने हाथों हाथ को तोड़ा, हाथ ही हाथ में वो पैसे पकड़ाकर चला गया। तो ये देखो पहले शब्द का रिपीटेशन ही तो हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन ही तो हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, दूसरा आ जाता है बच्चा हमारा, ये तो अव्ययी भाव हो गया। दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान होती है कि जब हम इसको विस्तृत रूप में लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कारक चिन्ह
देखने को मिलते हैं। इस आधार पर तत्पुरुष के 6 कारक चिन्ह होते हैं। तत्पुरुष के क्या आपको मिल जाएंगे? 6 कारक चिन्ह मिल जाएंगे, ठीक है। और उसी आधार पर इसे 6 भागों में बांटा भी गया है। आपका हो जाता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो इस आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। तीसरा आ जाता है द्वंद्व समास, जहां भी दोनों पद, मतलब क्या मिले? दोनों पद। अच्छा, द्वंद्व मतलब क्या होता है? मैं कहूँ कि मेरा उसके साथ द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। अच्छा, दोनों की लड़ाई होगी तो बताओ, आप किसी का लड़ाई की बात छुड़वाने जा रहे हो और वहाँ पर आपको पता चल जाए कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? हाँ भाई तू भी ठीक है, हाँ भी तू भी ठीक है, कि दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं, है ना। तो आप किसी एक का नाम तो नहीं लोगे, दोनों की बात रखोगे कि हाँ चल तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। और द्वंद्व जो होगा वो हर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा किसी से लड़ाई है तो वो भी अपनी बात रखना चाहेगा, मैं भी अपनी बात रखनी चाहूँगी कि हाँ ऐसे ऐसे नहीं, मैं सही हूँ, वो कहेगा मैं सही हूँ। तो जब दोनों ही अपनी बात रखना चाहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर है कि दोनों की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और दोनों की लड़ाई होगी तो मुझे यहाँ दोनों पद में विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मुझे विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरी इसकी पहचान होती है कि जब हम इसका विस्तृत रूप लिखते हैं तो उसमें हमें और या ये 2 शब्द देखने को मिलते हैं। अगर ये 2 शब्द देखने को मिल गए तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया, देवासुर ले लिया था, जैसे मैंने लिखा पाप पुण्य, ठीक है। तो ये क्या है? पाप या पुण्य, या दोनों में से जब किसी का एक चुनाव करना हो, दोनों में से किसी एक को चुन पाओ तो वहाँ या लगता है, पाप या पुण्य, ठीक है। दिन, अब देखो दिन रात लिखा आपने, तो आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सके, आपको दोनों चाहिए, इसलिए यहाँ पर आएगा दिन और रात, ठीक है। माता और पिता, ठीक है। इसके साथ अगर आप यहाँ पर लिखते हैं जैसे देवासुर हो गया, ठीक है, और भी शब्द हो जाते हैं, जैसे आप वहाँ पर आप भाई बहन लिखते हैं या फिर आप यहाँ पर किसी भी शब्द का विलोम लिखते हैं तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गई बात द्वंद्व समास की। तीसरा था हमारा, चौथा आ जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बच्चा याद रखना, जब भी कोई आपको ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे संसार में एक वस्तु, एक नाम मिल जाए किसी का, ठीक है, और या फिर दूसरा भगवान देवताओं के नाम मिल जाएं आपको, ठीक है, तो उसको आप बहुव्रीहि समास में रख दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अक्षर लिखा तिरंगा, ठीक है। अब आपको ये तो ना ही भगवान का नाम लग रहा है और लेकिन हाँ, संसार में एक ही चीज़ है, आंखें बंद करते ही मुझे कोई भी 3 रंग नहीं दिख रहे, मुझे अपने राष्ट्र का ध्वज दिखाई दे रहा है, केसरिया सफ़ेद हरा, तो यह मेरा क्या है? बहुव्रीहि समास है। मैंने यहाँ लिखा राजघाट, अब इसको बच्चे कहेंगे मैडम ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अरे यार क्या लिख रहे हैं? राजघाट। आप कहोगे मैडम ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन ज़रा बताओ राजा का घाट, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन आप बताइए क्या पूरे संसार में एक जगह ऐसी नहीं है जो राजघाट के नाम से फेमस हो? है ना, दिल्ली में गांधी जी की समाधि है, तो राजघाट क्या है? एक प्रतीक है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा देखो एक दंत। अब बच्चे को लगेगा कि मैडम इसमें तो द्विगु समास है, लेकिन ज़रा बताओ एक दंत मतलब एक दांत, ऐसा कोई ब्रह्मांड में एक है क्या? हाँ, गणेश भगवान को कहा जाता है, इसलिए एक दंत जो है वह आएगा हमारा किस में? बहुव्रीहि में। इसी प्रकार से पंचानन, दशानन, है ना, षणमुख बोलते हैं या षटमुख बोलते हैं हम, तो ये सारे शब्द जो हुए हैं हमारे वो बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। कई बार हम चतुर्भुज लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन में यदि बहुव्रीहि दिया है तब तो चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, जिसकी भुजाएं मतलब कंधे, हाथ, तो वो किसके थे? हमारे विष्णु जी के, तो वह हो जाएगा हमारा क्या?
बहुव्रीहि समास। लेकिन ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो चार भुजाएं हो जिसकी, हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर हमारे ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तब हम उसको रख देंगे द्विगु समास में, अन्यथा वो पहले बहुव्रीहि में आएगा। ठीक, उस तरह से एक चौथा पांचवा आ जाता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास की को हम कैसे पहचान सकते हैं? जहां पर मुझे क्या मिल जाए, गिनती देखने को मिल जाए। क्या मिल जाए? पहले पद में मुझे संख्या मिल जाए। याद रखना वो भी कौन सी संख्या, 1 से लेकर 10 तक की संख्या। ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये नहीं आएगा। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 100, फिर 200, 300, 400, 500, बीच वाली संख्याएं कभी भी द्विगु समास में नहीं आती। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में एक लिखवाऊं आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा 25। ठीक है, और आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन सा समास है, तो बच्चा तो देखते ही संख्या है, द्विगु लगा के आ जाओ। अरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। उसने कहा केवल पहला पद हो, दूसरा पद कोई शब्द होना चाहिए। और ये इसको तोड़ो, तोड़ने पर क्या आएगा? 5 और 20, ये तो दोनों ही संख्या हैं, दोनों ही क्या हैं? संख्या हैं, और बीच में और आ रहा है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। 18, 8 और 10, 16, 6 और 10, 26, 6 और 20, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या ही केवल आती है, और उसके बाद उसके 10-10 के बैच में या 100-100 के बैच में उसे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट और अंतिम आ जाता है हमारा कर्मधारय समास। क्या आ जाता है बच्चा? कर्मधारय समास आ जाता है। कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला। तो कर्म को धारण करने वाले का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जहां पर आपको विशेषण, इसकी पहचान है, किसी शब्द में उसकी विशेषण या विशेषता मिल जाए, ठीक है, विशेष्य मिल जाए, या फिर आपको क्या मिल जाए? उपमेय या उपमान मिल जाए। ठीक है, उपमेय या उपमान मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा चरण कमल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये भी पहचानना जरूरी होता है कि उपमेय कहाँ होता है, विशेषण और विशेष्य कहाँ होता है। जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ विशेषण विशेष्य होता है। जहाँ किसी के समान कोई चीज़ दर्शाने के लिए तुलना की जाती है वहाँ पर उपमेय और उपमान होता है। उपमेय वो चीज़ होती है जिसकी तुलना होती है, जिससे तुलना करी जाती है, वो उपमान होता है। तो चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान। ठीक है, कमल के समान चरण। ठीक है, तो चरणों की मैंने यहाँ पर क्या बता दी? विशेषता। तो इस आधार पर ये कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा प्रधानाचार्य। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा प्रधानाचार्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर इसको मैं तोड़ूं तो क्या होगा? प्रधान है जो आचार्य, प्रधान है जो आचार्य। ठीक है, तो मैंने आचार्य की विशेषता बता दी कि वो क्या है, आचार्य की विशेषता बता दी कि वो प्रधान है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। मैंने यहाँ लिखा महापुरुष। ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ा, महान है जो पुरुष। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ विशेषता बता दी पुरुष की, तो ये भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिर्फ 6 चीज़ें याद रखिए। पहले तो पद प्रधानता अव्ययी भाव की पहली होती है, दूसरी हमारी कर्मधारय की होती है, दूसरी हमारी तत्पुरुष की होती है, द्वंद्व की दोनों पद की होती है, और द्विगु लास्ट में बहुव्रीहि की कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगर पहचान करने के लिए आए तो अव्ययी भाव में मुझे उपसर्ग देखने को मिलते हैं या रिपीटेशन, तत्पुरुष में मुझे कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं, द्वंद्व में मुझे लड़ाई विलोम शब्द मिलेंगे, और बहुव्रीहि में मुझे ब्रह्मांड में कोई खास चीज़ हो या देवताओं के नाम हो। अगर कर्मधारय है तो विशेषता विशेष्य देखने को मिलेगा, और लास्ट में आ जाता है हमारा द्विगु संख्या देखने को मिलता है। तो होप सो आपको यहाँ पर शॉर्ट में मैंने एक बता दिया कि इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ डिटेल में पढ़ें और डिटेल में सीखें कि हिंदी को कैसे मैम पढ़ा जा सकता है, तो मेरी रोज क्लास बिहार अड्डा 24/7 पर सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे होती है। साथ ही साथ मेरा बैच है बिरसा मुंडा बैच, जो कि आपको हमारे स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आपकी जो शंकाएं हैं, जो चीज़ें, वो थोड़ी थोड़ी करके खुलती जाएं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।